हेलो गाइस, स्टोरी का 5th चैप्टर। पुणे में बंदिश के ये कहने पर कोई उसे खरोच तक नहीं आने देगा। सब बंदिश की तरफ देखते हैं तो बंदिश सामने देखते हुए कहता है, वो मेरा शिकार है और उसे सबक कैसे सिखाना है ये मैं जानता हूँ। और उसने तो बंदिश के पीठ पीछे वार किया है, इसका नतीजा तो उसे मिलकर ही रहेगा। सब अंदर चलो। फिर सब बंदिश के साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली है और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। 6th फ्लोर तक ये सब देखते हुए चिराग बंदिश से कहता है, हमें अलग अलग जाना होगा तभी हम ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। बंदिश कहता है, दो जाओ और अपने बॉडीगार्ड को चारों तरफ फैला दो। अगर कोई भी दिखे तो उसे खत्म कर देना। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और हर एक कमरे को ध्यान से देखना, एक भी कमरा छूटना नहीं चाहिए। सब उसकी बात मान जाते हैं। चिराग दक्ष 2nd फ्लोर पर चले जाते हैं और शेर खान वहीं ग्राउंड फ्लोर पर देखने लगता है, लेकिन बंदिश सीधा 3rd फ्लोर की तरफ अकेला ही चल पड़ता है। लेकिन शेर खान उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड को भेज देता है और वो सब वहां पर ढूंढने लग जाते हैं। ऐसे ही वो सब पूरी बिल्डिंग को ढूंढ मारते हैं। तभी 5th फ्लोर पर जाने पर दक्ष देखता है कि वहां की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट है। 1 इंच की दूरी पर बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं। ये देखकर वो सबको अपने पीछे रोक देता है और सबसे कहता है, पहले ध्यान से इन बॉडीगार्ड को खत्म करो, इनमें से कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सब अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं और एक बॉडीगार्ड को चुपचाप पीछे से पकड़कर वहीं ढेर कर देते हैं। तभी आगे वाले एक बॉडीगार्ड की नजर पीछे जाती है। वो देखता है पीछे उसके सारे साथी गायब हैं। वहां पर कोई भी ये देखकर घबरा जाता है और अपने आसपास देखता है। फिर वो अपना फोन निकाल कर किसी को फोन करने लगता है। तभी चिराग जाकर उसके सर पर अपनी गन से वार कर देता है। वो बॉडीगार्ड वहीं गिर जाता है। उसके गिरने से बंदिश सबकी तरफ इशारा करता है कि चारों तरफ फैल जाओ और हर एक कमरे को ध्यान से देखो। सब ऐसे ही करते हैं। चिराग जब एक कमरे में जाता है तो देखता है कि वो कमरा पूरा अंधेरे से भरा हुआ है और उसे वहां पर बस किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। वो अपने फोन की टॉर्च ऑन करके अपने चारों तरफ देखता है तो उसे बेड पर कोई नजर आता है। तभी वो स्विच ढूंढता है तो उसे वहां पर एक स्विच नजर आता है। वो जाकर लाइट जलाता है और अपनी गन अपने हाथ में पकड़े हुए रहता है कि कोई इस कमरे में छिपा हुआ तो नहीं है। तभी वो देखता है कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ बेड पर एक आदमी लेटा हुआ है। वो बेड के पास जाकर ध्यान से उस आदमी को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं उसके पिताजी थे। अपने पिता को देखकर दक्ष की आंखों में पानी आ जाता है। वो उनकी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी। बड़ी बड़ी दाढ़ी चेहरे को ढके हुए थी। वो बिल्कुल कमजोर सी हालत में थे और उनकी आंखें भी। दक्ष अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रोंग करके अपने पिताजी की तरफ आगे बढ़ता है। उन्हें हाथ लगाकर बुलाने लगता है, पिताजी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। तो दक्ष जोर से चिल्लाता है, भाई यहाँ आइए। तभी बंदिश दक्ष की आवाज सुनकर वहां पर भागा चला आता है और अपने सामने देखकर उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो जल्दी से रिएक्ट करता है और अपने पापा की नस चेक करता है तो वो सांस ले रहे थे। तभी बंदिश कहता है, दक्ष अपने आप को संभालो, पिताजी बिल्कुल ठीक है, उन्हें सिर्फ कोई इंजेक्शन दिया गया है जिससे वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे। ये सुनकर कुछ भी दक्ष अपने आप को थोड़ा संभाल लेता है। तभी बंदिश चिराग की तरफ इशारा करके कहता है, इन्हें उठाओ और गाड़ी में लेकर चलो। फिर वो शेर खान की तरफ देखकर कहता है, हर एक कमरा छान मारो, एक कमरा भी छूटना नहीं चाहिए, उसके बाद इस जगह को उड़ा देना। ये सुनकर दक्ष और शेर खान बंदिश की तरफ देखते हैं तो बंदिश कहता है, मैं उस इंसान का नाम और निशान मिटा दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता उसे बर्बाद करने से। ये कहकर बंदिश आगे बढ़ जाता है और कमरों को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक कमरे के बाहर एक औरत पहरा देती हुई नजर आती है तो वो वहीं रुक जाता है।
और बंदिश की तरफ देखकर कहता है, बॉस लगता है वहां पर कोई है। ये सुनकर बंदिश भी उस तरफ देखता है और अपने कदम आगे बढ़ा देता है। चुपके से जाकर उस फीमेल बॉडीगार्ड की गर्दन को टेढ़ा कर मोड़ देता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। ये होने के बाद वो कमरे में जाते हैं और ध्यान से कमरे को देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक कोने में एक लड़की बैठी हुई नजर आती है, जिसकी हालत ऐसी थी कि वो बस दीवारों को ही देख रही थी, ना कुछ बोल रही थी, ना रो रही थी, ना हंस रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर बंदिश का दिल धक से रह जाता है, लेकिन अपने आप को संभालता है। तभी वो उस लड़की के पास जाता है, उसे पुकारता है, काव्या। ये सुनकर वो लड़की सामने देखती है। बंदिश को देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। बंदिश के गले लग जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर बंदिश का दिल भी टूट रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और काव्या की तरफ देखकर कहता है, काव्या मेरी तरफ देखो, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर काव्या कहती है, भाई आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अगर आप थोड़े दिन और नहीं आते तो शायद मैं अपने आप को मार ही देती। ये सुनकर बंदिश उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, अब आगे कुछ भी नहीं, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चलो यहाँ से। फिर वो काव्या की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें पता है माँ कहाँ है? तो काव्या कहती है, मैं ये नहीं जानती कि वो कौन से कमरे में है, लेकिन वो भी यहीं पर है। अक्सर वो मुझे डराने के लिए माँ का ही इस्तेमाल करता था। तभी वहां पर दक्ष भी आ जाता है और काव्या को देखकर उसकी भी आंखों में पानी आ जाता है। वो भाग कर काव्या को अपने गले लगा लेता है। दक्ष के पीछे पीछे शेर खान भी था। वो भी काव्या की ऐसी हालत देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो भी अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि वो भी काव्या को अपनी बहन ही मानता है। तभी दक्ष काव्या से कहता है, चलो बाहर, फिर हम माँ को भी ढूंढ लेंगे। ये कहकर दक्ष काव्या को बाहर लेकर जाने लगता है तो काव्या अपने कदम रोक लेती है। काव्या को रुकता हुआ देखकर वो सभी रुक जाते हैं। बंदिश काव्या की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ है काव्या, तुम चल क्यों नहीं रही? काव्या एक कोने की तरफ इशारा करती है और कहती है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। सब उस तरफ देखते हैं तो वहां पर एक छोटा सा झूला रखा हुआ था और उसके अंदर एक बच्चा था। ये देखकर वो सब सवालिया नजरों से काव्या की तरफ देखते हैं तो काव्या कहती है, भाई वो मेरी बेटी है। ये सुनकर तो सब बुत बन जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कहने के बाद काव्या रोने लगती है और कहती है, उस इंसान ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन ये मेरी बेटी है और मैं इसे यहाँ उस राक्षस के भरोसे नहीं छोड़कर जाऊंगी। ये मेरी बेटी है और मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। भाई प्लीज उसे ले चलिए। ये सुनकर बंदिश अपने कदम पीछे कर लेता है, लेकिन दक्ष अपने आप को संभालता है और उस झूले की तरफ जाकर देखता है तो उसमें एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी लेटी हुई थी, जिसकी बड़ी आंखें थी, बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले होठ थे और उसका रंग एकदम दूध जैसा गोरा रंग। देखते हुए दक्ष कहता है, काव्या ये तो सेम तुम्हारी तरह ही दिखती है, ये तुम्हारी कार्बन कॉपी, कितनी क्यूट है ये कहकर दक्ष उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो दक्ष को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती है और स्माइल कर देती है। ये देखकर दक्ष के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, लेकिन वहीं बंदिश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, राघव ठाकुर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो कुछ भी मेरी बहन के साथ किया है उसकी सजा तुम्हें पूरे परिवार को मिलेगी। अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। बंदिश की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर काव्या और दक्ष बुरी तरह डर जाते हैं और वो बच्ची रोने लगती है। ये देखकर दक्ष हिम्मत करके कहता है, भाई प्लीज थोड़ा आराम से, ये रो रही है। बंदिश घूर कर दक्ष की तरफ देखकर वहां से बाहर निकल जाता है। ये देखकर काव्या जोर से रोने लगती है तो दक्ष उसे कहता है, भाई क्या बंदिश मेरी बेटी को कभी नहीं अपनाएंगे? मैं जानती हूँ उस इंसान का खून है, लेकिन भाई ये मेरी बेटी है, मैं इसे अपने आप से अलग नहीं कर सकती। ये सुनकर दक्ष कहता है, तुम चिंता मत करो, अभी वो गुस्से में है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा और इस प्यारी सी बच्ची को देखेगा।
तो वो अपने आप इसकी तरफ खींचा चला आएगा। अभी तुम जल्दी से बाहर चलो, हमें माँ को भी ढूंढना है। ये सुनकर काव्या दक्ष के पीछे रूम से बाहर जाती है। तभी बंदिश पीछे मुड़कर दक्ष से कहता है, काव्या को लेकर गाड़ी में चलो, हम माँ को ढूंढते हैं। तो दक्ष कुछ नहीं बोलता और काव्या और उस बच्ची को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। इस वक्त वो अच्छी तरह जानता था कि बंदिश बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर उसने कुछ भी कहा तो उसका सारा गुस्सा भी यहीं कहीं पर उतर जाएगा। यहाँ पर कोई बेसमेंट से चला जाता है जहाँ हम माँ को ढूंढ बंदिश जो अभी तक हमारे नजर में नहीं आया। उन्हें काफी शेर खान कहता है, लेकिन हमारे पास वो आदमी ऐसे ही जिसे हमने पकड़ा था। यह सुनकर बंदिश कहता है, तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से जल्दी उसे पता करो कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर उस इंसान तक खबर पहुंच गई तो वो हम पर हमला कर सकता है। अब हम कोई रिस्क लेने की हालत में नहीं है, क्योंकि पिताजी और काव्या की हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर शेर खान कहता है, सर मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। तभी शेर खान उस आदमी के पास जाता है और अपनी गन निकाल कर उसके दोनों पैरों पर गोली मार देता है। फिर उसके मुंह में गन डाल कर कहता है, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मुझे ये बताओ, माँ को कहाँ रखा गया है? क्या इस बिल्डिंग में और भी जगह है? वो आदमी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी पैंट में टॉयलेट कर देता है। उसको ऐसे डरा हुआ देखकर शेर खान टेढ़ी स्माइल करता है और दोबारा से उसके माथे पर गन रख देता है। तुम्हारे पास खान कहता है, तुम्हारे पास 2 सेकंड है, मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं अभी गोली चला दूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है टेस्ट करने के लिए। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मत मारिए, मैं आपको बताता हूँ। इस बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर एक बटन है, उस बटन को दबाने से नीचे बेसमेंट खुल जाता है। शायद वहीं पर आपकी माँ को रखा गया है। पूरे यकीन से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर नया ही हूँ, लेकिन मैंने अक्सर बॉडीगार्ड को नीचे खाना लेकर जाते हुए देखा है। ये सुनकर शेर खान पीछे हटता है और आगे चला जाता है। पीछे मुड़कर उस बॉडीगार्ड के ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। उसके बाद शेर खान बाहर आकर बंदिश को बताता है, नीचे बेसमेंट है। ये सुनते ही बंदिश नीचे की तरफ भागता है। तभी शेर खान कहता है, सर ग्राउंड फ्लोर पर उस बेसमेंट का कोई बटन है जिसे नीचे बेसमेंट का दरवाजा खुलता है। ये सुनकर बंदिश शेर खान की तरफ देखता है और उससे कहता है, तो तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर शेर खान जल्दी भागता है और ग्राउंड फ्लोर पर जाकर बटन को ढूंढता है। थोड़ी देर में ही उसे वो बटन मिलता है। उसे दबाने से ही नीचे बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और वो सब नीचे चले जाते हैं। माँ को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चेयर पर एक औरत बंधी हुई नजर आती है, जो बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, हर जगह मिट्टी लगी हुई थी, उसके कपड़े भी बहुत बुरी हालत में थे। बंदिश अपनी माँ को देखकर उसके गले की नसें कस जाती हैं। फिर भी वो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपनी माँ के पास जाकर उन्हें चेक करता है। वो बेहोश थी। बंदिश जल्दी से उन्हें खोलता है और उन्हें अपनी गोद में लेकर बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो उन्हें उसी गाड़ी में बिठाता है जिस गाड़ी में काव्या और दक्ष बैठे हुए थे। वो जल्दी से अपनी माँ को भी उस गाड़ी में बैठाता है और दक्ष की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से चॉपर के पास जाओ, हम आ रहे हैं। फिर वो चिराग की तरफ देखता है और उसे कहता है, इन सबको सेफली लेकर जाओ, यहाँ से जाओ, हम अभी आ रहे हैं। ये सुनकर दक्ष कहता है, भाई आप भी चलिए। तो बंदिश गुस्से में कहता है, मैंने कहा इन्हें लेकर जाओ, जितना तुमसे कहा है उतना करो, जल्दी निकलो यहाँ से। इन्हें भाई की इतनी डरावनी आवाज सुनकर दक्ष डर जाता है और चिराग की तरफ देखकर कहता है, चलो यहाँ से। चिराग अपने आदमियों से चलने का कहता है, क्योंकि वो जानता था यहाँ पर बंदिश के साथ शेरा है, तो बंदिश को कुछ नहीं होगा। अपने कुछ आदमियों को यहीं छोड़कर वो वहां से निकल जाते हैं। एक गाड़ी में दक्ष, काव्या, उसकी माँ थे और एक गाड़ी में चिराग और उनके पिताजी, और एक गाड़ियां उनके आगे पीछे चल रही थी, जिनमें कई सारे बॉडीगार्ड थे। वो सारी गाड़ियां फुल स्पीड में भाग रही थी। इधर बंदिश शेर खान की तरफ देखकर कहता है, जो मैंने तुमसे कहा था वो हो गया? तो शेर खान कहता है, यस बॉस, मैंने सारी तैयारी कर दी है, सिर्फ आपको ये बटन दबाना है, उसके बाद यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा।
ये सुनकर बंदिश वो रिमोट अपने हाथ में लेता है और शेर खान से कहता है चलो गाड़ी में बैठो। वो सब आकर गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाने पर बंदिश उस बटन को दबा देता है और उनकी गाड़ियां वहां से थोड़ी दूरी पर आकर रुकती हैं। तो बंदिश उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वो काउंटिंग करता है 1 2 3। 3 बोलते ही वहां पर जोर का धमाका होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।